ये कहानी सुनने के बाद आप खुद फैसला करेंगे कि गलती मेरी थी या ये सब मेरे नसीब में लिखा था। मैं जानता हूं ये कहानी हया के खिलाफ है, लेकिन अगर आपने इसे दिल से सुना तो शायद आप किसी बहुत बड़ी गलती से बच जाए जिसमें मैं फंस गया। यह कहानी मोहब्बत, बेखबरी और उस अंधेरे का सफर है जहां से वापस आना मेरे लिए नामुमकिन था। हमारा गांव जिला पहाड़ी के अंदर वाक़ है। ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन छोटा भी नहीं। यहाँ के लोग सादा हैं, अपने काम से काम रखते हैं। कच्चे रास्ते, बिजली का अक्सर गायब रहना और दिन के वक्त खेतों में हल की आवाजें मामूल की बात है। हमारा घर गांव की गली के आखिरी सिरे पर था। दीवार के उस पार मेरे बड़े भाई का घर था। दरमियान में सिर्फ एक छोटा सा गेट था जो हम दोनों घरों को जोड़ता था। अब्बा हमें बचपन में ही छोड़ गए थे। मेरे दो बड़े भाई थे, सबसे बड़ा खेतों में काम करता था। दो बच्चे थे उनके, एक लड़का एक लड़की। मेरा दूसरा भाई पोस्ट ऑफिस में क्लर्क था। सुबह 8:30 बजे निकलता और दोपहर को 2 बजे आता। उसके हाथ में हमेशा एक बड़ा सा कपड़े का बैग होता और उसके अंदर अखबार, रसीदें और एक खाली टिफिन। यही भाई हमारे साथ रहता था, यानी माँ, वह, उसकी बीवी, उसके 2 बेटे और मैं सबसे छोटा था। तालीम मैट्रिक तक थी। आगे का खर्च न था और न माँ की हिम्मत कि कहीं भेजती। अब्बा के मरने के बाद सब कुछ जैसे रुक गया हो। घर का हर फर्द एक दूसरे को देखता, लेकिन कोई किसी से कुछ न कहता। बस जिंदगी किसी न किसी तरह गुजर रही थी। मेरे बड़े भाई ने एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाकर बैठा लिया। चेहरा सख्त, आंखों में कुछ फैसला कुन सा जज्बा था। देख, तू अब छोटा नहीं रहा, 20 साल का हो गया है और हम सबके हालात तू जानता है। मैं तो खेत में लगा रहता हूं, छोटा भाई पोस्ट ऑफिस में। अब तू भी कुछ कर। कल को तेरी शादी होनी है, हाथ में कुछ होगा तभी लोग रिश्ता देंगे। मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने जेब से एक पर्ची निकाली और कहा, कल से तू शहर जाएगा। एक दुकान पर काम है, किराने की है। तनख्वाह कम है लेकिन काम सीखेगा, आगे के लिए तजुर्बा काम आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिला दिया। अगली सुबह भाई मुझे लेकर शहर गया। करीबी कस्बा था। यहाँ रोजमर्रा का बाजार लगा करता, जिसमें सब्जी फरोश, नानबाई, कपड़े की दुकानें और एक छोटी सी किराना स्टोर थी। इस दुकान का नाम अब्दुल रज्जाक जनरल स्टोर था। 50 साला मालिक, धान पान सा शख्स जिसके चेहरे पर जमी हुई सख्ती थी। दुकान के अंदर 4 शेल्फ्स थे जिन पर दाल, चीनी, चाय, मसाले और दूसरे मामूली राशन के सामान रखे हुए थे। सामने एक छोटा सा लकड़ी का काउंटर जिस पर एक पुराना कैलकुलेटर, एक रजिस्टर और एक प्लास्टिक की घंटी रखी थी जिसे वह ग्राहक के आने पर बजाता। मैंने काम शुरू किया। सुबह 7 बजे गांव से पैदल निकलता, सर्दियों की धुंध में हाथ जेबों में डाले, दुपट्टा गले में लपेटे, आहिस्ता आहिस्ता सड़क के किनारे चलता। सड़क के साथ साथ नहर बहती थी। पानी की आवाज और कच्ची सड़क की खामोशी अक्सर दिल को कुछ अजीब सा एहसास देती। दुकान पर पहुंचकर पहले सफाई करता, फिर माल तरतीब से लगाता और दिन भर ग्राहकों को सौदा देता। बच्चे आते, 2 रुपये की टॉफी मांगते। मैं सबसे नरमी से बात करता क्योंकि मालिक बार बार समझाता, कस्टमर नाराज ना हो। एक नाराज कस्टमर 10 नए ग्राहक खा जाता है। दिन यूं ही गुजरते गए। तनख्वाह कम थी, 6000 महाना, लेकिन मुझे हर महीने माँ के हाथ में कुछ देना अच्छा लगता। माँ जब मेरी पेशानी को छूती और कहती, मेरे शेर पुत्र, तो वह लम्हा पूरी थकन को धो देता। घर आता तो अक्सर सब सो चुके होते। कभी भाई के बच्चे जाग रहे होते तो कहते, चाचा कुछ लाए हो, और मैं जेब से एक टॉफी या बबल गम निकाल कर देता। वे खुश हो जाते। मैं थक कर भी मुस्कुरा देता। रात को आंगन में चारपाई पर सोता। आसमान के तारे, कभी बादलों की रिमझिम और अक्सर रात की खामोशी मेरे साथ होती। अक्सर नींद से पहले दिल में कुछ सवाल उभरते। क्या मेरी भी कभी शादी होगी? क्या मैं कभी इस दुकान से आगे बढ़ सकूंगा? क्या जिंदगी हमेशा यूं ही गुजरेगी? फिर नींद मुझे आहिस्ता से अपने अंदर खींच लेती। यह जनवरी का महीना था। सुबह शायद वही थी जैसी पिछले कई दिनों से हो रही थी, लेकिन मेरे दिल को कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ बदलने वाला हो। लेकिन क्या यह मैं खुद भी नहीं जानता था। सुबह मेरी आंख खुली तो आसमान हल्की नीली माइल स्याह धुंध से भरा हुआ था। चारपाई से उठा, कमर सीधी की और रजाई को झाड़कर चारपाई पर रखा जिस्म थोड़ा बोझिल सा था। शायद ठंड की वजह से या शायद रात के ख्वाब की वजह से, जिसे मैं याद नहीं कर पा रहा था। नल पर हाथ मुंह धोते वक्त
पानी की ठंड ने पूरे जिस्म को कपकपा दिया। हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर पानी पड़ते ही जैसे दिमाग की नींद भी खुल गई हो। माँ छोटे चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा चुकी थी। तंदूर के पास बैठी हाथ सेंक रही थी। नाश्ता कर ले फिर चाय पी। मैंने ठंडी हवा में कपकपाते हुए माँ से चाय और पराठा लिया और आंगन के किनारे रखी लकड़ी की पीढ़ी पर बैठ गया। चाय पीते वक्त मेरी नजरें दरवाजे के उस पार की गली पर जा टिकी। सुबह के उस पहर वह गली सुनसान होती थी। एक आध मुर्गी, शायद कभी कोई बच्चा या परले मोहल्ले का दूध वाला साइकिल लिए गुजरता। आज हफ्ता है, रस ज्यादा होगा शहर में। जल्दी निकलना भाई की आवाज आई जो भाभी के पीछे बैठा मोजे पहन रहा था। जी भाई, आज जरा जल्दी निकलूंगा। नाश्ता करके मैंने अपनी पुरानी नीली कमीज पहनी जो अक्सर काम पर जाते वक्त पहनता था। ऊपर गर्म स्वेटर और एक पुराना सा कोट जो कि बाईं आस्तीन से कुछ फटा हुआ था। सर्दियों में इसी एक कोट पर गुजारा होता। फिर जूते पहने पुराने मगर पॉलिश किए हुए और कंधे पर छोटा सा थैला लटकाया जिसमें कपड़ा, पानी की बोतल और माँ के दिए हुए 2 पुराने बिस्किट रखे थे। 6:40 हुए थे जब मैं दरवाजे से निकला। ठंड की धुंध अब थोड़ी गहरी हो चुकी थी और रास्ते में दूर दरख्त नीम नजर आ रहे थे। मैं रोज की तरह गली के नुक्कड़ से मुड़ा। फिर वही कच्ची गलियां, मिट्टी में जमी खरोंचें, पानी की छोटी छोटी कीचड़ें और रास्ते में मिलने वाले 2-3 बुजुर्ग जो गर्म शाल में लिपटे हुए। मैं आहिस्ता चलता रहा, जैसे हर कदम कोई ख्याल उठा रहा हूं। रास्ते में नहर के किनारे चंद बूढ़े लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। कहीं कहीं खेतों में धुआं उठ रहा था, शायद कोई पुराना टायर या सूखे पत्तों का ढेर जलाया जा रहा हो। जब शहर के दाखिली चौक पर पहुंचा तो सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, बस एक नारंगी सी रोशनी उठ पर तैर रही थी। दुकान खोलने से पहले मालिक पहले ही आ चुका था। शटर आधा खुला था। ओए लड़के, देर हो गई आज, उसने तल्खी से कहा। बस ठंड ज्यादा थी चाचा जी, अगली बार जल्दी आ जाऊंगा। दुकान के अंदर दाखिल होकर मैंने पहले झाड़ू निकाली, जमीन पर गिरे चावल और दाल के दाने समेटे। फिर एक एक शेल्फ पर गर्द झाड़ी मालिक अपने पलंग पर बैठकर रजिस्टर खोल चुका था। मैंने बोतलों को तरतीब से रखा, पापड़ और चिप्स के रेपर ठीक किए और काउंटर पर कपड़ा मारा। 10 बजे तक ग्राहकों का आना शुरू हो गया। मैंने सारा दिन इसी तरह गुजारा। दोपहर को चाचा अब्दुल रज्जाक ने 2 रोटियां और आलू की भुजिया निकाल कर दी। ये खा ले, बाकी शाम में देख लेंगे। मैं दुकान के पीछे छोटे से बरामदे में बैठकर खाता रहा। वहां एक पुराना प्लास्टिक का स्टूल और एक अखबार का टुकड़ा बिछा हुआ था। शाम 6 बजे तक दुकान पर रश फिर बढ़ गया। मैंने पैसे गिने, टोकरी तौली, 2-3 बच्चों को चॉकलेट दी और एक औरत से उधार की पर्ची बनाई। 10:15 बजे के करीब शटर आधा बंद किया। चाचा ने जाते वक्त कहा, सीधा घर जाना, फजुल ना घूमना। रात ज्यादा हो गई है। मैंने जी चाचा कहा और वहीं पुराना रास्ता पकड़ लिया। रात 10:30 बजे के करीब मैं दुकान से निकला। शटर बंद करते वक्त मैंने एक बार फिर वही पलंग पर रखी, जूतियों पर हाथ मारा ताकि गर्द न रहे। फिर अपने कोट की कॉलर सीधी की। कई दिनों से थकन जल्दी महसूस होने लगी थी, शायद ठंड की वजह से या शायद अंदर से कोई खालीपन था जो आहिस्ता आहिस्ता खा रहा था। चौक की रौनक अब दम तोड़ चुकी थी। 1-2 दुकानें अब भी खुली थीं, लेकिन उनसे ज्यादा रोशनी अब बिजली के खंभों से आती हल्की पीली बत्तियों की थी। चौक से गली की तरफ चलते वक्त मेरे कानों में अपने ही कदमों की छाप थी, जैसे हर कदम मेरे अंदर गूंज रहा हो। धुंध हल्की सी फैली हुई थी। नहर के पानी से निकलती हल्की ठंडक अब जमीन पर बैठ चुकी थी। मेरा रास्ता हमेशा वही था, चौक से सीधी सड़क, फिर एक टेढ़े मोड़ वाली गली, फिर गांव के आखिरी किनारे वाला वह कच्चा रास्ता जहां से मेरे घर की गली अलग होती थी। मेरी चाल सुस्त थी, जैसे किसी ख्याल में गुम। मेरा ध्यान अक्सर दाएं बाएं के घरों की दीवारों, बंद खिड़कियों या कभी कभार जलती मध्यम रोशनियों की तरफ होता। एक खंभे के नीचे एक कुत्ता बैठा था जो मुझे देखते ही सुस्त अंदाज में दुम हिलाते हुए पीछे हट गया। मैंने जेब से हाथ निकालकर सांस से गर्म किया और फिर वही कमर पर कोट को दुरुस्त किया जो सर्दी में अक्सर ऊपर को चढ़ जाता था। जब मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां से मेरे गांव की गली मुड़ती थी, जहां रोज मैं बिना सोचे मुड़ जाता था, तो उस दिन मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। गली सुनसान थी। मैंने कुछ लम्हे यूं ही खड़े होकर सांस ली। दिल बेवजह तेज धड़क रहा था, लेकिन कोई खास वजह नहीं थी। फिर
जैसे कोई हवा का झोंका आया हो या कोई साया लम्हे भर को गुजर गया हो। मैंने अपनी गर्दन थोड़ा सा मोड़ाई और वहीं दूसरी तरफ गली के मोड़ पर वह खड़ी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। वह सफेद रंग की शाल में लिपटी हुई थी। धुंध और खंभे की रोशनी के दरमियान उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे पूरी गली में खामोशी की तरह फैल गई हो। मेरा दिल धड़कने लगा, न डर से न खुशी से, बल्कि एक ऐसी हैरानी से जो समझ में ना आए। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब से गुजरी। ना आवाज, न सलाम, न आंखों का कोई इशारा, बस एक खामोशी, और उस खामोशी के अंदर छुपा हुआ कोई ऐसा सवाल जो शायद मुझसे भी पूछे बगैर गुजर गया। मेरी नजरें खुद ब खुद उसका पीछा करती रहीं। वह धुंध में आगे बढ़ती गई और फिर गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा, मेरे हाथ जेब में थे, लेकिन पसीना हथेलियों पर आ चुका था। फिर मैंने सर झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर वही मंजर मेरे साथ साथ चलता रहा। मैं अपने कदमों की आवाज भी नहीं सुन रहा था, बस दिल की धड़कनें थीं और जहन में उभरते सवालात। वह कौन थी? क्या मैंने सच में उसे देखा? उसका चेहरा इतना खामोश क्यों था? क्या वह हमारे गांव की लड़की थी या कोई मुसाफिर? मैं गली में दाखिल हुआ तो मेरी मां की खांसी की आवाज सुनाई दी। दरवाजा धीरे से खोला, अंदर दाखिल हुआ और आंगन में वहीं पुरानी चारपाई पर बैठ गया। चंद लम्हे बैठा रहा, जूते उतारे, फिर पानी का गिलास भरकर पिया। पानी गले से उतर तो गया, लेकिन दिल का सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहा। रात के 11 बजने को थे। मां की हल्की आवाज आई, आ गया, देर हो गई। आज मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, जी अम्मा। रश था, कपड़े बदले, लिहाफ में गुस्सा, लेकिन नींद उस रात बहुत देर तक नहीं आई। अगली रात जब मैं वहां से गुजरा तो वह लड़की नहीं थी। फिर 3-4 दिन तक वह लड़की जाहिर नहीं हुई। शायद 5वां दिन था, वह मुसलसल गुम थी। मेरी हर रात गली से गुजरकर खंभे के नीचे खामोश खड़े होकर गुजर जाती, लेकिन वह जैसे हवा में तहरील हो गई हो। मैं सच कहूं, अब दिन सिर्फ रात के इंतजार का नाम रह गए थे। सुबह मां की हंडिया की आवाज, दोपहर को ग्राहकों की चीख पुकार और शाम को दुकान का शोर, सब कुछ मेरे लिए बस एक पर्दा बन चुका था, जिसके पीछे सिर्फ एक चेहरा छुपा था। उसी सोच में गुम था। जिस रात वह दोबारा नजर आई, उस दिन ठंड कुछ ज्यादा तेज थी। दुकान बंद करते वक्त मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे। चादर को गले में लपेटे मैंने ताला लगाया और चुपचाप गली की तरफ रवाना हो गया, रास्ता वहीं। लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी, मेरे जूतों की आवाज, धुंध की नमी और सन्नाटे का वह सुकूत, सब कुछ जैसे किसी अनदेखी तैयारी में था। जब मैं उस गली के मोड़ पर पहुंचा तो मेरा दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। वह खड़ी थी, सफेद चादर में लिपटी हुई, चेहरा आधा धुंध में छुप था, लेकिन आंखें बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधी मेरी तरफ। मेरे कदम खुद ब खुद थम गए। मेरे अंदर खामोशी ने शोर मचाया। उसने चंद कदम मेरी तरफ बढ़ाए। मेरे दिल की धड़कन जैसे गिनने के काबिल हो गई। फिर उसने एक कागज मेरे करीब जमीन पर फेंका। मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से मुस्कुराई। न कोई आवाज, न सलाम, बस एक हल्की सी खामोश हंसी, और वो चलती गई। मैं वहीं खड़ा रहा। फिर आहिस्ता से झुककर वो कागज उठाया। कागज मामूली नहीं था, पुराना सा, थोड़ा गीला, जैसे बारिश या ओस में भीगा हो। ऊपर किसी पेंसिल से आड़ी तिरछी सी उर्दू में लिखा था, वीरान ट्यूब वेल। जंगल के बीच में वह नीचे कोई दस्तखत, कोई नाम नहीं था, लेकिन वो हाथों की लर्जिश, वो सतर की गैर मुसलसल लकीरें, जैसे किसी ने जल्दी में, घबराहट में या किसी और जज्बे में लिखा हो। मैंने गर्दन उठाई, लेकिन वो जा चुकी थी। धुंध के पार खंभे की रोशनी के नीचे सिर्फ खाली गली थी, जैसे कोई था ही नहीं। मैंने कागज को कोट की अंदरूनी जेब में रखा, गर्दन झुकाई और घर की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन अब हर कदम के साथ दिल में एक तूफान चल रहा था। कौन है ये? क्यों बुला रही है? वो जगह कैसी है? मैं जाऊं या नहीं? लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं जाऊंगा। ये वो सफर था जिसका अंजाम मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे कदम मेरे इख्तियार में नहीं थे। गांव के पिछले हिस्से से मैं निकल चुका था। खेतों के बीचों बीच एक कच्चा रास्ता, जिसके दोनों तरफ झाड़ियां थीं और कहीं कहीं पुराने दरख्त। हवा हल्की सी थी, मगर उसमें एक अजीब सन्नाटा छुपा हुआ था। वो खामोशी जो खामोशी नहीं, बल्कि किसी छुपे वजूद की सांसें मालूम हो। मेरी जूतियों की चरचराहट मिट्टी पर बहुत तेज महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे हर कदम पर
जमीन मुझसे सवाल कर रही हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जानते हो वहां क्या है? लेकिन मेरे कदम अब मेरे नहीं रहे थे। तकरीबन 20 मिनट बाद मैं एक वीरान जगह पर पहुंचा जहां एक टूटा फूटा गेट खुला हुआ था। गेट के साथ झंगालूदा बोर्ड लटक रहा था जिस पर किसी वक्त झरई पानी की स्कीम लिखा होता था। आगे बढ़ा तो एक पगडंडी दिखाई दी जो झाड़ियों के बीच से निकलती थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कानों में कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, न कुत्तों की आवाज, न झींगुर, न कोई उल्लू, बस मेरी अपनी सांस और कभी कभी कोट के अंदर कागज की हल्की सरसराहट। पगडंडी के आखिर में एक पुराना झंग आलूदा ट्यूबवेल दिखाई दिया। ट्यूबवेल के आसपास झाड़ियां उगी हुई थीं, उसकी मोटरें उखड़ी हुई थीं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम जैसे किसी मुर्दा जमीन पर रखा जा रहा हो। तब मैंने उसे देखा। वो ट्यूबवेल के करीब खड़ी थी, पूरी सफेद चादर में, सर झुकाए, पांव नीचे लटकाए हुए और चेहरा धुंध के पीछे छुपा हुआ। मेरी सांस जैसे रुक गई हो। मैं न पीछे जा सकता था न आगे। मेरे हलक से एक आवाज तक न निकली। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और चेहरा धुंध से बाहर निकाला। वही चेहरा, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और था। वो सुकून, वो खामोशी अब नहीं थी। अब उसकी आंखों में एक गहरा खला था, ऐसा जैसे कोई अंदर ही अंदर मर चुका हो या मरवा चुका हो। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई। मेरी टांगें कांप रही थीं, दिल जैसे कैद हो चुका था। फिर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरे सीने पर रखा। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थीं, लेकिन मेरे जिस्म से जैसे सब गर्मी चूसने लगे। तुम आए हो, ये उसकी पहली आवाज थी, मध्यम मगर किसी खाली कुएं से निकली हुई। मैं कुछ न बोल सका, बस साकित सन्नाटे में। फिर वो बोली, तुमने मुझे बुलाया था, याद है? तुमने देखा था, तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें चाहती हूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं बस समझा। वो मुस्कुराई, लेकिन ये वो मुस्कान नहीं थी जो मैंने गली में देखी थी। ये मुस्कुराहट मौत की थी। अगले लम्हे उसने अपने हाथ की उंगलियां मेरे कंधे पर जमाई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, तो अब ले लो जो तुम चाहते थे हमेशा के लिए। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं घर में था। भाई ने गुस्से से कहा, कहां गए थे, क्यों गए थे झाड़ियों में? हमने तुझे बेहोश पाया और तेरे कपड़े खून में लथपथ थे। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद काफी अरसे तक मैं चारपाई पर था, जिस्म बिल्कुल साकित हो चुका था। आज तो हम गांव छोड़ चुके हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब रात होती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो लड़की मेरे करीब है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद, अगर आपको भी कोई लड़की रात को इस तरह दिखाई दे तो फौरन वहां से निकल जाया करो। अगर पीछा करोगे तो शायद आपके साथ भी ऐसा वाकया हो जाए। जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसी चीजों से बचाए रखे। आमीन।